ये है 2000, मतलब किसी भी साल का नहीं है, ये है फोरम का नया पेपर, ठीक ना। ये फोरम का नया पेपर है बेसिकली। हमको कुछ नहीं पता है इस पेपर के बारे में। मैं आपको 1 घंटे के अंदर कम से कम 50 क्वेश्चंस बताऊंगा। आपको एग्ज़ाम में उसको रियल मायने में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। 27 जो है ना पैसे बताऊंगा, और जो है ना रेस्ट 23 जो है ना आपको मैथ बताऊंगा। फर्स्ट राउंड में आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो देखिए क्या है ना कि ये अप्रोच जो है ना आप रियल एग्जाम में फॉलो कीजिएगा। सी सेट में कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मेरे को पता है। तो अब देखिए फर्स्ट फर्स्ट वाला पढ़िए। Question: हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए पैसेज का। which one of the following statement does reflect the most critical inference that can be made from the passage above? So we अब assume that literary characters are powerful when they deliver impactful dialogue. फिर से कंपेयर कम फिर से बी एज्यूम दैट लिटरेरी कैरेक्टर्स आर पावरफुल व्हेन दे डिलीवर इम्पैक्टफुल डायलॉग्स। फिर से बी एज्यूम, मतलब ठीक है, ये मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। ये इन्फेरेंस कैसे है? इन्फेरेंस मतलब क्या होता है? कोई सजेस्टिव अप्रोच देना। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड, Society often imposes constraint that limits the full freedom of expression. आप ही ऐसा नहीं भाई, सोसाइटी जो है ना फ्रीडम देती है। ये बोल रहा है कि लिमिट फुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये तो फैक्चुअली गलत है। थर्ड, While silence is often misunderstood as mere absence, it can convey. हाँ देखिए ये बोल रहा है कि जो साइलेंस है बेसिकली ना, साइलेंस है वो बेसिकली क्या है ना कि ऑफन मिसअंडरस्टूड एज ए मेयर अब्सेंस। बट जो है ना इसकी एक डेप्थ मीनिंग होती है बेसिकली इसकी, है ना। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइलेंस जो है ना उसको बोला था कि है ना ये कमज़ोर आदमी है, ये है नहीं, क्या है ना कभी 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 साइलेंस जो है ना एक अच्छा मीनिंग दे सकता है। ठीक बताइए, ये है बेसिकली इसका इन्फेरेंस। मैंने पैसेज बिना पढ़े था। सबसे ज़्यादा कम्प्रहेंसिव कौन है, कौन निकल रहा है? यही है। देखिए कितना बैलेंस दिया है। तेज आपका आंसर सही था ये। सही था। सेकंड वाला पढ़िए। On the basis of assumptions बताना कि exploitative relations within capitalism have resulted in the weakening of social cohesion. मतलब ये बोल रहा है कि एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशंस विद इन कैपिटलिज्म हैव रिजल्टेड इन द वीकनिंग ऑफ सोशल कोहेजन। क्यों? आजकल तो लोग जो है ना और ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं, जब जब पैसेज का है ना किसी चीज़ को जिम्मेदार ठहराए कि ये इसका रीज़न है, तो मोस्टली कहना गलत होता है। क्योंकि यार ब्लेम गेम जो है ना पसंद नहीं है यूपीएससी को। ये ब्लेम कि ये इसकी वजह से होता है ना। तो अब क्या है ना 1 वाले को हटा दीजिए, ठीक ना। जब 1 वाले को हटा देते हैं तो ये गया। अब बात ये है कि 3 तो कॉमन है और 2 और 4 में कौन सा होगा। अब 4 वाला क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी शुड बी हेल्ड कलेक्टिवली रादर देन ओन प्राइवेटली। क्यों प्राइवेटली, क्यों नहीं भाई? फिर से कंपेयर कर दिया है। और मेरे को कंपेयर करने से एलर्जी है। 2 और 3 इसका आंसर होगा। मैं को पहले बताया था पीवाईक्यू वाले में भी कि आई डोंट लाइक कंपेयर। चलिए थर्ड वाला पढ़िए। Which one of the following statement does reflect the crux of the passage given above? So people rest, physical rest may not be enough to overcome mental fatigue. Doing less but productive work will truly nourish us. Work does not always bring fatigue, but the lack of meaning in work does. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्रक्स। फर्स्ट बोल रहा है फिजिकल रेस्ट में नॉट बी इनफ टू ओवरकम मेंटल फीलिंग। सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। डूइंग लेस बट प्रोडक्टिव वर्क विल ट्रूली नरिश अस, ये भी सही बोल रहा है। वर्क डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग फेटिग बट द लैक ऑफ मीनिंग इन। जानते क्या है ज़्यादा कंप्रेहेंसिव कौन है? ये बोल रहा थर्ड वाला कि वर्क जो है ना हमेशा जो है ना हमको थकावट नहीं लाता। हमको डिपेंड ये करता है कि हम पर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये मैटर करता ज़्यादा है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई अच्छी मूवी देख रहे हैं आप, तो आपको 2 घंटे पता ही नहीं चलता है। जानते क्यों? क्योंकि आप उसमें पूरी तरह से लीन है। और कभी कभी क्या है ना आप किसी का वेट
हाँ, तो ये क्या बोल रहा है थर्ड वाला कि वर्क डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग प्लेटिंग बट द लाइक का मीनिंग। अगर उस वर्क में कोई मीनिंग नहीं है ना, अगर हमको वर्क अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो अपने आप जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। ये थर्ड वाला इसका आंसर ज़्यादा कम्प्रहेंसिव है। नेक्स्ट पढ़िए, फोर्थ। Assumptions कि gender inequality are structurally embedded in Indian agriculture system. जेंडर इनक्वालिटी आज स्ट्रक्चरली एम्बेडेड, ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, कि तो सही बोल रहा है कि एग्रीकल्चर में क्या है ना, वीमेन इन्वॉल्व तो हैं और उनके नाम पे ज़मीन ही नहीं है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं भाई, हमारे गांव में ऐसा है। फर्स्ट तो सही है, सेकंड The government should implement targeted policies to promote the welfare of women farmers. क्यों केवल वीमेन फार्मर के लिए करना चाहिए? ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं। गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट टारगेटेड पॉलिसीज टू प्रमोट द वेलफेयर। ठीक है, इसको मान लीजिए सही भी मानता हूँ मैं। अभी आगे चलिए। To address low asset ownership among women, land inheritance should be made gender inclusive. अब देखिए लैंड इनहेरिटेंस, अब देखिए मैं लैंड अगर ज़मीन वीमेन के नाम पे कर भी दूंगा ना, तो क्या ज़रूरी है कि ख़त्म हो जाएगा जेंडर इनइक्वालिटी? हमने गांव में वीमेन को चुना जो सरपंच है, तभी पति सरपंच आ गया कंसेप्ट ना, तो गारंटी तो नहीं दे सकते ना हम तो। हाँ, कि टू एड्रेस लो एसेट ओनरशिप अमंग वीमेन, हमको ऐसा कर देना चाहिए, तो है ना। तो ये थर्ड वाला तो नहीं सही है। अब जानते क्या बात की, अब बात यह है कि एक ज़्यादा कंप्रेंसिव लग रहा है कि जो है ना। और दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अजम्पशन जो है ना सल्यूशन नहीं देता है। ये आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, आपको पहले बताया था। इन्फेरेंस, मैसेज ये देता है, क्रक्स ये देते हैं सल्यूशन से। सेकंड वाले में सल्यूशन दे रहा है, गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट टारगेटेड पॉलिसी टू प्रमोट। ये इन्फेरेंस है। इसका आंसर जो है ओनली वन लगाऊंगा मैं। फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है तो पैसेज पढ़ लीजिए। हाँ, लेकिन क्या है ना कि मैं जो है ना ऐसा ही करूँगा। फिर बताइए, 5वां क्वेश्चन ट्राई किए थे? ट्राई किया था मैंने ये, बाकी सिर्फ मेरे 3 तक ही मेरे वो पॉसिबिलिटी वाले दिमाग में आए थे। इस क्वेश्चन को नहीं, अब मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को नहीं ट्राई करना चाहिए। मैं बताऊं फर्स्ट राउंड में। चलिए आगे चलिए, बताता हूँ। फिर मैं सेकंड राउंड में इसमें आ सकता हूँ। आगे चलिए। 6th वाला क्वेश्चन। हाँ, ये वाला ट्राई किए थे? ये किया था। अब क्या था आंसर? सही था? सही था। चलिए देखते हैं सही था आपका तो। हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए था, मैंने भी किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है बेसिकली। ये नंबर दिया है, चाहे जितना डिजिट का दिया हमसे कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ पे मतलब है क्योंकि 10 डिजिट का दिया है और वो नंबर 8 और 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट जो है ना वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये बताइए 8 और 5 तो ऑलरेडी है। अब मैं जो है ना यूनिट डिजिट में क्या रख दूँ, तो अब 8 से डिवाइड हो जाइए। तो ये बताइए ये कितना होगा? 8 1 जा 1, ठीक है ना, 0 5। अब जो है ना क्या होता है, 8 5 8 6 8 7 8 6 48 8 7 56, 8 7 जा 56। यानी यूनिट डिजिट में क्यू की वैल्यू 100% के ना 6 से फिक्स हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं 11 में। 11 का क्या है कि ओड को ऐड कर लीजिए और इवन को। तो ये बताइए, मैंने ये लिया, ओड को लिया, फिर ओड को लिया, फिर ओड को लिया, फिर ओड को लिया, फिर ओड को लिया, तो कितना हो जाएगा ये? 4 2 6 7 7 7 7 14 5 19 हो गया ये। ठीक है, फिर इवन को 3 को लिया, 2 को लिया, पी को लिया, 8 को लिया, 6 को लिया, तो 3 2 5 8 5 13 6 19 ये लीजिए भी। तो अब मैं पी की वैल्यू क्या रखूँ? 0। तो या तो देखिए जो रिजल्ट आए ना, देखो ओड और इवन को माइनस करने पर जो रिजल्ट आए ना, या तो 11 के मल्टीपल में हो या तो क्या हो, 0 हो। तो अब देखिए 11 के मल्टीपल में करने के लिए हमको 11 ऐड करना पड़ेगा और पी की वैल्यू क्या है ना, डबल डिजिट में हो नहीं सकती, तो पी की वैल्यू डेफिनेटली 0 है। तो यानी क्यू की वैल्यू 6 और पी की वैल्यू 0। तो अब 6 का क्यूब क्या होता है? 216 है ना, और पी माइनस क्यू, तो 6 कितना हो? 36 है, तो इसे माइनस कर दीजिए। तो आंसर कितना दिया है इसका? 180 दिया क्या? हाँ, आंसर आ गया। तो देख रहे हैं ना बेसिकली
क्या है ना कि ये क्वेश्चन करने लायक था, आपने फर्स्ट वाले में टाइम वेस्ट किया ना, गलती किए हैं। चलिए फिर बताइए कौन सा ट्राई किए थे आप? से अब देखिए सेवंथ वाला, ये देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए ही नहीं, मैं को बता रहा हूँ, पढ़ने में ही 2 मिनट लग जाएगा, सॉल्व कब करेंगे? चलिए 8th वाला देखिए, ट्राई किए थे? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। नहीं किया था। गलती किए थे आप जो है ना, क्राइम किए थे बेसिकली। देखिए अ डिजिटल एसेट इंक्रीज इन वैल्यू बाय ट्रिपलिंग एवरी 8 ईयर्स। हर साल में वो ट्रिपल होती है, यानी बेस क्या है 3, बेस क्या है 3, और इसमें केवल एक ही जगह में बेस दिया है 3, देख लीजिए केवल बी वाले ऑप्शंस में। इसको इस तरह क्वेश्चन को जैसे मैं यदि आपसे बोलता हूँ कि हर 2 साल में क्या है ना, मैं यूपीएससी का एग्जाम देता हूँ, तुम्हारा बेस क्या है हर 2 साल, तो दो बेस रहेगा ना, केवल एक। यार आपने ब्लंडर किया इस क्वेश्चन को छोड़ करके, बस इतना अच्छा बनाया स्टेटमेंट ऑप्शन इसने कि सीधे दिख रहा आंसर, देख लीजिए, इसे बोलते हैं ब्लंडर। चलिए 9th क्वेश्चन बताइए, ट्राई किए थे? नहीं किया था। करना भी नहीं चाहिए, पढ़ने में इसको 2 मिनट लग जाएगा। 10th वाला ट्राई किए थे? ट्राई किया था, बाकी फिर थोड़ा ही किया, फिर छोड़ दिया था, नहीं बन रहा था। तो और बड़ा ब्लंडर कर दिए आप यार। ट्राई मत कीजिए ना, लेकिन ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। कहते क्यों ये बोल रहा है, कहते क्या मेरा अप्रोच सिंपल सा रहता है। ये बोल रहा है कि यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट व्हेन n is divided by 3, मतलब कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये बोल रहा है, मान लेते हैं कि वो जो इंटीजर है मान लीजिए यम है, ठीक ना, और है ना, और उसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तुम्हारा रिजल्ट कितना आ रहा है 2। ये फर्स्ट वाला बोल रहा है, यही बोल रहा है ना। सेकंड बोल रहा है कि जब किसी दूसरे नंबर को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट आ रहा है 3, ठीक है, ये कंडीशन दिया है। तो फिर जानते क्या है, फिर ये 2 दिया ऑप्शन, ये बताइए, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये बताइए यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 3m + 2, यहाँ पे कर सकता हूँ 5k + 3। और जानते क्या है, अब हमको क्या है ना कि दोनों का हमको कॉमन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो ये बताइए मैं यम और के किस नाम पे क्या रखूँ कि दोनों में सेम वैल्यू आ जाए। तो ये बताइए 7 3 21 2 23 हुआ, और यहाँ पे के की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 4, तो 5 चौक 20 + 23, ये देखिए 23 हो गया ना। अब 23 को आप 15 से डिवाइड कीजिए, 8 आ गया ना, यानी फर्स्ट सही है। जानते क्या है, ये क्वेश्चन केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए होते हैं। मतलब क्या है ना, क्वेश्चन जैसे बोल रहे हैं ना उसे करते जाइए। ये बोल रहा है कि किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो यानी 3m + 2। और फिर सेकंड वाला बोल रहा है कि उसी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर 3 आ रहा है, तो 5k + 3। हमको दोनों में एक कॉमन पॉइंट ढूंढना था, तो कॉमन पॉइंट क्या हो सकता है? तो यहाँ 6 7 8 12 तक कोई होगा नहीं, तो मैंने पकड़ा 23, चूँकि 3 7 21 + 2। और क्या बोल रहे हैं आप? मैंने नंबर 8 निकाल लिया था कि 8 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो 2 बचेगा, और 5 से करूंगी तो 3 बचेगा। फिर मेरे को लगा कि ऐसे और भी तो नंबर नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं, तो जो भी नंबर होगी ना सब में यही रूल अप्लाई होगा। ये डाटा सबसे थोड़ी क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि क्या ऐसा होता है। अब देखिए सेकंड वाला देखिए, n² + 7 ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। तो n क्या है यहाँ पे 23, ये बताइए 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर। ये लो, अब ये भी गड़बड़ कर दिए। 30 तक स्क्वायर आप याद कर लीजिए, और 10 तक क्यूब है, अभी याद कर लीजिएगा आज भाई। 30 तक हमें रट्टा होना चाहिए, एग्जाम में निकालने का टाइम चला जाएगा। 23 तक स्क्वायर 10 तक स्क्वायर 529 होता है। अब +1 कर दीजिए 530, और 530 दिख रहा है भाई 5 से डिवाइड है, यानी इसका आंसर दोनों सही है। तो ये है बेसिकली इसकी स्मार्ट स्ट्रेटजी बेसिकली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पैसेज आ गया है 11 वाला। प्लांट्स कैन ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलिनेटर। फैमिली से गलत चले जाएगा।
फर्स्ट अटैक देखिए, सीधे आंसर ये लीजिए, आप बताइए, लीजिए 12th वाला पढ़िए। For India to become a developed economy, its middle class must क्यों expand. लोअर क्लास नहीं होना चाहिए? फिर कंपेयर कर दिया यार, हमें कंपेयर अच्छा नहीं लगता, हटाइए फर्स्ट वाले को, सेकंड पढ़िए। The expansion of the middle class create an opportunity to achieve higher economic growth. तो इसमें गलत क्या है? इंडिया में मिडिल क्लास ज़्यादा है, तो अगर उसको ग्रोथ कही तो इकोनॉमिक तो हाँ, ये थोड़ी बोल रहा है कि हो ही जाएगा, बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, तो अपॉर्चुनिटी तो कर ही सकता है ना। सेकंड सही है। 13 पढ़िए। Most critical inferences in nation without democratic governance are unlikely to prosper over the long term. क्यों? चाइना बहुत दिन से कर रहा है, उसमें डेमोक्रेसी नहीं है, हटाइए फर्स्ट वाले को, सेकंड। Democracy as a form of government can be replaced if a better alternative emerges in the future. फिर उससे रिप्लेस करने की बात कर दिया, रिप्लेस, कॉम्पिटेंसी और ये जो है ना कंपेयर करना, ये सब मनी इसके बाहर का है। चलिए थर्ड वाला। While democracy as a form of government cannot solve all of society's problems, it provides an opportunity to address them gradually. यस, बचपन से सुन रहा हूँ मैं भाई, घर वाले क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, प्रयास करो, कहीं ना कहीं हो जाएगा। हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर ही पाओगे, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहो करते रहो। तो देखिए ठीक है, सही तो बोल रहा है, मैं आंसर यही लगाऊंगा। तो क्या है ना कि देखिए ज़्यादा कम्प्रहेंसिव और बैलेंस्ड कौन है। 14 पढ़िए। A 15-minute concept makes mark the reality of Indian societies. हमको नहीं पता, नेक्स्ट वाला पढ़िए। Peri-urban area need to be developed to ease the pressure on the Indian cities. पेरी अर्बन एरिया बेसिकली, राइट? ओके, यू गाइस कंटिन्यू। हेलो। अरे थोड़ा रूममेट आ गए थे। हाँ पढ़िए पढ़िए। India's cities needs to be planned in a more inclusive and equitable manner. इंडिया सिटी नीड टू बी प्लान्ड इन ए मोर इंक्लूसिव, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। नेक्स्ट। No large city can realistically ensure that most residents work within 15-minute radius of their नो सिटी कैन लिस्टिंग इंश्योर, यार रेडिकल वाले हमको नहीं अच्छा लगते यार, ये रेडिकल वाले क्या है, मेरे को अच्छा नहीं लगते। हटाइए थर्ड वाले, फोर्थ वाले को। जब 4 हट गया तो ए और सी गया, और 1 तो सही है। अब 2 और 3 में ज़्यादा अच्छा कौन लग रहा है आपको इंक्लूसिव? सी वाला लग रहा है, हमको दिख रहा है भाई, सी वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि इंडिया सिटी नीड्स टू बी। हाँ तो हो सकता है, मैं मानता हूँ कहीं गलत भी हो सकता है, पर क्या है ना ज़्यादा सही कौन लग रहा है। और सेकंड वाला में ये बोल रहा है कि पेरी अर्बन एरिया नीड टू बी डेवलप्ड टू, क्यों पेरी अर्बन, क्यों मेन ईयर क्यों नहीं, पेरी अर्बन क्यों ही? तो कह रहे कि जहाँ पे आपको उसका अल्टरनेटिव अवेलेबल हो ना। मान लीजिए कि क्वेश्चन गलत है, अल्टरनेटिव हमको नहीं चाहिए, और हमको कंपेयर चाहिए ना, हमको कैपेसिटी चाहिए, हमको बिल्कुल वो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 15th वाला। ट्राई किए थे? या तो ये वाला बन गया तो सही था। हाँ ये आसान क्वेश्चन है, छोड़िए इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वाला नहीं किया था। नेक्स्ट वाला करना भी नहीं है, पढ़ने में इसको 2 मिनट लग जाएगा। 17th वाला नहीं किया था। ठीक है, नहीं कि कोई बात नहीं, चलेगा। चूँकि हम क्या है, चूँकि भाई एग्जाम में गलती हो सकती है, इसमें 6 है 7 है 8 है भाई, मतलब छोड़ दीजिए भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल रहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम में हमको है ना ईगो में नहीं लेना है कि नहीं हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए भाई, ठीक है चलिए नेक्स्ट। चलिए 18th वाला लीजिए। अब यहाँ पे आप गड़बड़ कर दिए, ये है रीजनिंग के क्वेश्चंस। मानता हूँ थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी 2 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का जो बड़ा भी है ना, तब भी चल सकता है, खासकर जो डायरेक्शन वाला रहता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है ना आसान क्वेश्चंस रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। चलिए पढ़िए इसको 1 by 1 लाइन। And environmental researchers start at basing point A and perform the following movement. ठीक, हाँ देखिए, रुकिए, ये उसका ए पॉइंट है, ठीक है। हाँ सी ट्रेवल्स 15 किलोमीटर नॉर्थ है, नॉर्थ गया 15 किलोमीटर गई, ठीक है। फिर
45 मतलब 45 मतलब कि 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। फिर एंड 10.2 था, कैलकुलेटर लोग घबरा जाएंगे, अरे भाई हटा दीजिए √2 को 10 मान लीजिए, ठीक है, मैं 10 मान लिया तो 10 गई, ठीक है। ये वो लोग घबरा जाते हैं भाई पॉइंट मतलब क्या है, पॉइंट होते हैं, पॉइंट √2 मतलब क्या होते हैं, पॉइंट। हटा दीजिए उसको, अभी बाद में देख लेंगे उसको। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट। Next, she makes a sharp 135-degree turn to her left. मतलब जानते क्या है, मतलब कि सीधे बेस्ट साइड मुड़ गई, बेस्ट साइड 130, जो देखिए 45 डिग्री पे ऑलरेडी है और 135 उसका हो गया लेफ्ट टर्न, तो यानी सीधे ये 180 डिग्री पे पहुंच गई, मतलब सीधे बेस्ट साइड आ गई, तो गई 25 किलोमीटर, यानी ये 10 इधर हो गया इसके बराबर में, 1 मिनट, ये 10 इसके बराबर में हो गया, फिर जो है ना इधर जो है ना ये इसका 15 इधर हो गया, 15 10 25, ठीक है। फिर Then turns to her left and travel 25 kilometer. हाँ। Then she turns around. मतलब फिर से जो है ना वो यहाँ आ गई, मतलब जो है ना सीधे लाइन पे, जो ए का बेस कैंप है ना उसके सीधे लाइन पे आ गई है। हाँ, जो 15 गई थी 15 पीछे आ गई है वो एक्स्ट्रा। आगे चलिए फिर। Finally, she turns left and travel 5 kilometer to reach the. तो लेफ्ट क्या होगा इसका, अब ऊपर होगा, तो जब तक लेफ्ट जो है ना 5 ये ऊपर चले गए। फिर What is the shortest हाँ, distance और between ये उसका क्या है, रिसर्च लैब है। ये बताइए 15 ये डिस्टेंस है, 10 ये डिस्टेंस है और 5 ये डिस्टेंस है, टोटल 30 है, आंसर आ गया। हाँ, ये एक डिग्री में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, डिग्री में अगर डिग्री में ध्यान नहीं रखिएगा ना दिक्कत हो जाएगी। बस हो गया इसका आंसर भी, एक बार ट्राई कीजिएगा आ जाएगा आपसे। नेक्स्ट वाला ट्राई किए थे आप? किया था ये वाला ट्राई मैंने, गलत गया तो बाकी। ये लो, ये PYQ है, इस टाइप क्वेश्चन पे PYQ पूछा है, पढ़िए क्वेश्चन को। When 50% of a number is added to the another number b, the sum becomes 140% of the value of b. ये बताइए इसमें ए और बी में कौन बड़ा होगा? मतलब है मैं ये बोलता हूँ कि आप मुझे अपने इनकम का 50% देते हैं, तो हमारे इनकम में केवल 40% का होता है इंक्रीजमेंट, तो इसका मतलब बेस किसका ज़्यादा बड़ा होगा? हेलो, आप मैं कभी आप मुझे क्या कहा आपने? ये बताइए आप मेरे को अपनी सैलरी का 50% देते हैं हमको, ठीक है, तो मैं उसको ऐड करके हमारी सैलरी में केवल 40% का ही वृद्धि हो रही है। तो बेस मेरा बड़ा रहेगा। ये लो, आपका बेस बड़ा होगा। पहले ओरिजिनल वाला। ये लो, आप 50% दे रहे हैं अपनी सैलरी का, लेकिन मेरे सैलरी में केवल 40% का ही वृद्धि हो रही है, तो बेस किसका बड़ा होगा? आपको हाँ, कॉमन सेंस की बात यार, ये PSC का PYQ, इसको समझ लीजिए। देखिए रियली यार, इसको मैं 2 सेकंड के अंदर आंसर लगाया था इसको। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 100 रुपये है, ठीक ना, इसका 50% कितना होगा? 50 रुपये है ना। मान लेते हैं कि मेरी भी सैलरी 100 रुपये ही है, आपको समझाने के लिए। अब मैं जो है ना इसको ऐड कर लेता हूँ अपने सैलरी में, जो आपने दिया मुझे 50 रुपये है, तो हो गया 150 है। तो बताइए मेरी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 50% का, यानी यहाँ पे बराबर हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी में 40% का ही इंक्रीमेंट हुआ है, यानी मेरा बेस जो है ना अभी और ज़्यादा है। यानी मेरा बेस 105 110 है यहाँ पे, मतलब आपसे ज़्यादा मेरे पास पैसा है। तभी ना कहते हैं भाई कि मुकेश अंबानी का मतलब है ना 1000 रुपये और हमारा 10 रुपये सेम है, क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है ना, इसलिए उसका बेस ज़्यादा है। GST क्यों रिग्रेसिव टैक्स है इंडिया में? क्यों? जबकि सब पे सेम टैक्स लगता है, क्यों? क्योंकि जो मुकेश अंबानी के लिए 100 रुपये है ना, वो मेरे लिए 10 रुपये बराबर है, चूँकि मैं गरीब आदमी हूँ। तो वही है कि बेस हमारा ज़्यादा है, इसलिए हमको कम फर्क पड़ रहा है। आपने 50% हमको दिया है, लेकिन हमारे में इंक्रीमेंट केवल 40% का हुआ है, यानी बेस इससे बड़ा होगा, हमारा बड़ा होगा ना कि आपका, यानी ए और बी में बी बड़ा होगा। तो लगा दीजिए ऑप्शन, ये लीजिए डी आंसर बड़ा हो जाएगा। और ऐसे ए और सी में क्या बोल रहा है? देखिए ए और सी में क्या बोल रहा है कि ए इज एडेड टू अनदर नंबर सी एंड द सम बिकम्स 150%, यानी अब क्या बोल रहा है कि ए का 40% ऐड किया जाता है तो सी में 50% चेंज हो रहा है,
यानी यहाँ पे अब सी बड़ा है तो सबसे बड़ा बी, फिर उससे बड़ा ए, सबसे लास्ट में सी आएगा। समझ में आया आपको? इसको रिवाइंड कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठंडे दिमाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अब देखिए, द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस इज इक्विवेलेंट टू। अब जानते क्या है, अगर आपको मान लीजिए नहीं पता ना तो आप चेक कर लीजिए ए और सी को, बी और डी को चेक मत कीजिए, जानते क्योंकि बड़ी नंबर है उसको कैलकुलेट में टाइम लग जाएगा। ए और सी में जो है ना चेक कर लीजिए। तो मैं तो कहता हूँ कि सी से में चेक कीजिए। जानते क्यों? क्योंकि बी और सी ज़्यादा आंसर सही होता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, बी और सी हमेशा सबसे ज़्यादा सही होगा। तो इसको 10 से चेक कर लीजिए। तो ये जो है ना 3 बार जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 330 हो गया, 4 ये 7 हो गया, है ना। अब देखिए ये 6 बार जाएगा, तो जो ये देखिए आ गया। बाकी और चेक कर लीजिए। तो क्या है ना कि आपको तरीका बता रहा हूँ कि यदि आपको मेला लगाना ही है तो आप सी से लगाइए, एस क्यों लगाएंगे? इसका मतलब ये नहीं कि ए सही आंसर नहीं होता, मतलब ये आपको गेस मारने तो सी मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 21। As digitization increases, India should consider shortening the interval between successive consumptions. ये तो भाई हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे क्या है ना कि डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है ना, तो इंडिया को क्या है ना कि अपने कैपेसिटी पर डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सही हो सकता है। सेकंड पढ़िए। Effectiveness of current policies in India is undermined by reliance on obsolete data. फिर से दी एब्सोल्यूट डाटा, हमको नहीं पसंद है ये। थर्ड वाला पढ़िए। In a rapidly changing world, periodic census exercise will be vital to guide effective understanding these issues. इन रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड पीरियोडिक सेंसस एक्सरसाइज विल बी वाइटल। वाइटल मतलब क्या होता है? बहुत खतरनाक हो जाएगा यार, इतना भी सही नहीं हो जाएगा, मतलब जो है ना कि वो जो है ना कि हो जाएगा। हटाइए थर्ड वाले को। फोर्थ पढ़िए। Census 2027 would allow India to develop a policy framework that accounts for the अभी evolving demographic अच्छा, picture. अभी हुआ नहीं और हम मतलब भगवान बन गए। हुआ नहीं बोलते कि कैसा हो जाएगा, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है। हटाइए, हम भाई प्रेजेंट में जीते हैं और हमको प्रेजेंट की अच्छी अच्छी लगती है। इसका आंसर ए मारूंगा। नेक्स्ट पढ़िए। 22। C है इसका आंसर। इसका आंसर सी है। हाँ, इंडिया शुड कंसिडर सॉर्टिंग द इंटरनल। नहीं जी, इसका आंसर यही होना चाहिए। फिर देखिए, वही C है इसका आंसर। सी है इसका आंसर। मैंने तो इसका ए लगाया था। आज इंक्रीज इंडिया शुड कंसिडर शॉर्टनिंग द इंटरवल बिटवीन। पहले बाद में देखेंगे इसको। 22 बताइए, पढ़िए। Like India का नेशनल वन हेल्थ मिशन एस्टैब्लिशेस पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ, its impact will be determined by the quality of its implementation. वाइल देखिए, वाइल इंडियाज नेशनल वन मिशन एस्टैब्लिश पॉलिसी फ्रेमवर्क इट्स इम्पैक्ट विल बी डिटरमाइंड बाय। फिर से फ्यूचर में चला गया यार, हमको फ्यूचर में नहीं अच्छा लगता। सेकंड पढ़िए। India का वन हेल्थ अप्रोच must evolve from a reactive framework into an institutionalized हाँ, framework for protecting ये मैं लिखता हूँ कंक्लूजन में कि हमको रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनना है। हाँ, जब 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 एक्सीडेंट हो गया तब हम ले रहे हैं एक्शन, से पहले लेना चाहिए एक्शन भाई। ये सही हो सकता है। सी वाला पढ़िए। One health rests on the principle that वन हेल्थ रेस्ट। रेस्ट का मतलब जानते क्या होता है? निर्भर करता है। फिर से कंपेयर कर दिया, क्यों? और चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा कि इसी पर करेगा क्या? इसको मैं सही नहीं मानूंगा। डी पढ़िए। effective implementation of the One Health approach requires active participation from grassroots level local governance. हाँ ठीक है, ये भी सही हो सकता है। पर ये बताइए, ये तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई भाई कि हमको ग्रास रूट पार्टिसिपेशन चाहिए। ग्रास रूट पार्टिसिपेशन हमेशा बोलते रहते हैं। कुछ राइटर नई चीज़ बोला होगा ना, तब उसका आएगा द हिंदू में न्यूज़पेपर में नाम, तो ऐसे ही आ जाएगा। कुछ नई चीज़ बोला होगा। ये है नई चीज़ बी वाला, कि फ्रॉम रिएक्टिव फ्रेमवर्क टू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंटल भी है। तो ज़्यादा कंप्रेहेंसिव लग रहा है, मैं इसको बी मारूंगा। फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है तो लास्ट टाइम पे पैसेज पढ़ लीजिए। 23। As a trade come out to
the critical mineral supply chain. India risk falling behind China. फिर से कर दिया दिक्कत यार, कंपेयर वाला हटाइए इसको, बी वाला पढ़िए। Recycling is a crucial component in securing the critical mineral supply chain. हाँ ये सही है, उसमें गलत क्या है? गलत क्या सेकंड वाले में बताइए मेरे को। नेक्स्ट पढ़िए। Interconnected nature of the forest trees is harm to one tree may spread to others. इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ फॉरेस्ट मीन्स हार्म टू वन ट्री। हाँ, इंटरकनेक्शन मतलब क्या होता है? नाटो मतलब क्या है कि यदि आप टर्की पर अटैक करो तो मेरे ऊपर अटैक माना जाएगा, यही तो होता है इंटरकनेक्शन। तो फर्स्ट में सबसे सही होना चाहिए। सेकंड, Healthy forest is built on the collective health of its tree. हाँ दोनों सही। इसका आंसर क्या? हाँ दोनों सही होगा। फिर 25 वाला ट्राई किए थे, गलती कर दिए। पढ़िए क्वेश्चन। The total number of the people in an auditorium is a perfect square and does not exceed 400. Among these people, the ratio of the males to female is given. Which of the following ratios cannot be possible under this? देख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए और उसने 20 तक खुद ही पूछ दिया है। 20 का स्क्वायर 400 होता है, देख लीजिए। तो आज जो है ना जाके जो है ना 30 का स्क्वायर याद कर लीजिएगा और 10 तक क्यों आज ही पोस्टपोन नहीं करना है। बिल्कुल मुँह जबान रट्टा होना चाहिए। हाँ अब देखना कैसे इसका आंसर लाता हूँ। पढ़िए फर्स्ट वाला ऑप्शन। 71 is to 73. दोनों का मिला के एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा? 71 or 73. 144. ये किसका स्क्वायर है? 12 का, यानी ये तो सही है। मतलब कि ए है स्क्वायर, कौन नहीं है कुछ पूछ रहा है ना। ठीक है, बी को ऐड कीजिए दोनों को। 400. ये तो है ही, बोला 400 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। 400 हो सकता है, 400 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड ऐड कीजिए। 101 और 61 एक और एक दो 162. अब ये किसी के स्क्वायर नहीं है पर बेट। चौथे वाले को ऐड कीजिए। 13761 और 198. 198 है। अब देखिए, अब हमारे पास 2 नंबर हो गए जिसके जो स्क्वायर डायरेक्ट नहीं है, लेकिन देखना ये स्क्वायर में है, हम इनका डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। ये तो ये डबल का इसका सी वाले का डबल कीजिए, 162 का डबल कीजिए। डबल क्लिक 224. ये किसका स्क्वायर है? 18 का। अब इसका डबल कीजिए 198 का, ये किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा। लीजिए डी आंसर होगा इसका। इससे आसान तरीका आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। मैं आपको क्या बताया कि परफेक्ट स्क्वायर आप 30 तक रट लीजिए, आपके मुँह में जो पक्का फिट होना चाहिए। हाँ हो गया भाई। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऑडिटोरियम उसमें 4 मतलब जो है ना 400 से कम के लोग हैं, लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स मिला के दोनों हैं। इसने बॉयज़ का अलग दिया रेशियो, गर्ल्स का अलग दिया तो कई लोग यक्स बाई मानेंगे। मैं क्यों मानूंगा? मैं ऑप्शन से लगाऊंगा। मैं ऐड करते जाऊंगा, जो नहीं होगा उसको स्क्वायर कर दूंगा। आप चेक कर लीजिए। हाँ यहाँ पे आपको जो है ना कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और दूसरा पार्ट स्क्वायर पार्ट। नेक्स्ट 26 वाला, ये लो। ये क्यों नहीं गई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे यार रीजनिंग थोड़ा सा बड़ा चल सकता है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 7 companies A, B, C, D, E, F are located in a straight arrow. Do not necessarily in that order. हाँ अब ध्यान रुकिए ध्यान समझिए। 7 बोल रहा है ना, तो आप 7 की 3 लाइन बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं भी 2 ही बना रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे पढ़िए। कंपनी सी। Company C occupies exactly middle position. मिडिल मीन्स व्हाट है? चौथा पोजीशन। ठीक है, फिर Company G and B are positioned at the two ends of the row. हाँ तो या तो जी इधर आएगा और बी इधर आएगा, या तो बी इधर आएगा और जी इधर आएगा। इसलिए मैंने 2 कंडीशन बनाया है। यहाँ फिर पढ़िए। Where है कि F is located
सी के राइट है तो, लेकिन कहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन सी के राइट पे है। ठीक है, फिर आगे पढ़िए। to the left of D. तो यानी सी एफ डी लगातार आएगा, कंफर्म? सी एफ डी लगातार आएगा, यानी ये कंफर्म होगा कि है ना, एफ के सी के बगल में एफ आएगा और एफ के बगल में डी आएगा। कंफर्म हो गया ना? ठीक है, हाँ फिर पढ़िए। If it is given that company G is at the extreme right hand, ये ले दे दिया, यानी सेकंड वाला हमारा सही हो गया। जी है राइट एंड में, तो यानी बी फिर लेफ्ट एंड में होगा। ठीक है, अब पढ़िए। and which company is immediately adjacent to B, being immediately हाँ। adjacent to corner. तो हमको ई के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है और ए के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ए ई और ए दोनों हो सकते हैं। इसका आंसर सी होगा। यार बहुत आसान है, आपने सीधे 3 नंबर ऐसे गवा दिया है, 3 नहीं 3.5 नंबर, 2.5 नंबर सही के और फिर है ना। ठीक है, हो गया। 27 वाला बताइए। ये नहीं किया। ये प्राइम नंबर दिया है ये। अब मैं आपको बताया पहले फार्मूला 6n + -1। 59 जो है ना, आप चेक कर लीजिए, है ना। 12 जो है ना, ये जो है ना 10 छक्का 60 -1 यानी प्राइम नंबर है। 67 है, ये किसके आसपास है? ये 11 छक्का 66 +1, यहाँ ये भी प्राइम नंबर है। 61 12 पंचे 60 +1 ये भी है। 73 12 छक्का 72 +1 ये भी सही है। 71 तो 14 पंच 1 मिनट 12 छक्का 72 -1 71 ये भी प्राइम नंबर है। 79 16 पंचे 80 -1 ये भी प्राइम नंबर है। 89 तो 18 पंचे 90 -1 ये भी सही है। 14 से 84 -1 ये भी सही है। तो अगला क्या होगा? 97 होगा। 87 नहीं होगा, 97 होगा। अब चेक लीजिए, बताओ कैसे। 97 जो है किसके आसपास है? 16 चक्का 96 +1 लीजिए 97। मैं वो कल ही तो है सर, पता क्या बताया था कि जो प्राइम है उसमें ये फिट हो जाएगा, पर जो प्राइम है उसमें ये फिट नहीं होगा। ये नंबर 6n + -1 ध्यान रखिएगा। ये मतलब कि जो प्राइम ऑलरेडी है उसमें फिट करने के लिए है ये, मतलब आपको चेक करने के लिए कि हम सही हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। 20 वाला ट्राई किए थे, करना भी नहीं है। 29 नहीं किया था। नहीं करना है। 30 नंबर थोड़ा नहीं किया था। करना भी नहीं है। 31 पढ़िए। Crop insurance scheme must account for unseasonable rains to safeguard farmers' income. स्कीम मतलब क्यों स्कीम से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ऐसा बोलो भाई कि कोल्ड स्टोर डेवलपमेंट करो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करो, होलिस्टिक डेवलपमेंट करो, स्कीम से सब काम हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे इंडिया में स्कीम है यार। फर्स्ट वाला सही नहीं करूँगा मैं, सेकंड देखिए। Unseasonal rainfall during the initial stages of the crop growth is not harmful. ये लो, ये तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ऐसा बोले कि लेस हार्मफुल है, ये बोले कि हार्मफुल ही नहीं है। थर्ड पढ़िए। Increasing extreme weather events are making agriculture less profitable. हाँ, अगर ये भी क्वेश्चन गलत तो हो सकता था, जानते क्या है? अगर ऐसा बोल देता कि नो प्रॉफिटेबल, मतलब प्रॉफिटेबल ही नहीं है, बोलता लेस प्रॉफिटेबल हो सकता है। जो मतलब जो वर्ड मॉडरेट हो वो सही होता है, मॉडरेट वर्ड यूज किया, लेस। ठीक है, हो सकता है। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है कि रेनफॉल पैटर्न आर बिकमिंग मोर अनइवन इन मानसून। क्यों? इसके पहले नहीं था। कंपेयर मतलब कंपेयर फिर कर दिया। ये कंपेयर मुझे अच्छा नहीं लगता, सी वाला ज़्यादा सही लग रहा है। नेक्स्ट पढ़िए 32। Most logical and rational inference that can be drawn. The coastal erosion is driven by climate change by reducing the length of the coastline in future assessment. लीजिए, मतलब क्लाइमेट चेंज को केवल बना पूरा जिम्मेदार ठहरा रहा है ये, कि है ना कोस्टल इरोजन जो है ना, और ऊपर से इन्फेरेंस पूछ रहा था ना, ये थोड़ा सा मैसेज देगा, मतलब कि सोल्यूशन टाइप का। कोस्टल इरोजन ड्रिवन बाय क्लाइमेट चेंज मे इंड्यूस द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इन फ्यूचर में। क्यों? भगवान हो, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। बी वाला पढ़िए। Technological tools measure irregular features far more accurately, efficiently than manual method. फिर कंपेयर कर दिया। आपने डायरी में लिख लीजिए, कंपेयर मतलब गलत पैसेज में। थर्ड वाला पढ़िए। Mandatory reassessment of coastline is essential for accurately understanding India's अच्छा, territorial extent. मतलब जो है ना कि कोस्ट लाइन को हमको मतलब जो है ना
नाम चेंज करेंगे, गांव चेंज करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो मतलब कोस्ट लाइन को बचाओ भाई, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है। फोर्थ वाला पढ़िए। Advanced measurement technologies increase the estimated length of coastline by capturing finer. हाँ, इसमें गलत क्या है? अगर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो हम अच्छे से इंक्रीज कर पाएंगे भाई, उसमें कौन सी बात है? ये थोड़ी बोल रहा है कि उससे बेटर कर पाएंगे, ये भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, बोल रहा है कि इंक्रीज कर सकता है। डी वाला मारूंगा मैं। चलिए 33। मतलब आपको एग्जैक्टली ऐसे सोचना है एग्जाम में, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आपको एग्जैक्टली ऐसे सोचना है। बताइए 33। Silent reading is suited only for pleasure and not for memory retention. ये लो, फैक्चुअली गलत है ये। 1 को हटा दीजिए तो सीधे गया है ए और सी, यानी अब यहाँ पे 4 सही हो गया। अब 2 और 3 का दिक्कत है, और तो इसमें तो 2 और 3 पढ़िए। चलिए Active reading strengthens memory retention. हाँ, हमारे नाना थे वही हमेशा पढ़ते थे, उनको नींद ही नहीं आती थी बिना पढ़े। ठीक है, सेकंड हो सकता है। थर्ड वाला पढ़िए। Young children should be made to read aloud to improve learning outcomes. अरे भाई क्यों? अगर धीरे धीरे पढ़े तो फिर दिक्कत है क्या? मतलब कुछ भी बोले जा रहा है भाई। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो धीरे धीरे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो लाउड पढ़ते हैं। तो ऐसे बोल के सबको मतलब वो कर दो, तो मतलब हटा दीजिए थर्ड वाले को। 2 4 इसका आंसर सही होगा। 34। Rising childhood obesity in India may threaten the nation's future productivity by increasing disease burden. राइजिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी इन इंडिया में थ्रेटन द नेशंस फ्यूचर प्रोडक्टिविटी। फिर फ्यूचर में चला गया, हम पहले प्रेजेंट में जिएंगे। बी वाले मारिए। Children should be encouraged to consume food high in nutrition and low in fat. चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू कंज्यूम फूड हाई इन न्यूट्रिशन एंड लो इन फैट है। इनकरेज टू कंज्यूम फूड है, ठीक है, हो सकता है। आगे चलिए। Timely coordinated plan is essential to address the increasing rate of obesity among children in India. ये ज़्यादा कम्प्रहेंसिव है थर्ड वाला। चूँकि बी वाले में क्या बोल रहा है कि हम बताएं चिल्ड्रन को कि नहीं आप जो है ना वो मत खाइए, क्या बोलते हैं, पकौड़ा मत खाइए, समोसा मत खाइए, और जो है ना आप जो है ना केवल जो है ना घी पिए और केवल दूध पिए। या मतलब कि ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि हम बच्चे को रोक पाएंगे। लेकिन सी वाला क्या बोल रहा है? अ टाइमली एंड कोऑर्डिनेटेड प्लान इज एसेंशियल टू एड्रेस द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया। ये जो है ना मैं कंक्लूजन में लिखता हूँ, लेकिन फिर भी अभी डी वाला पढ़िए। Promoting an active lifestyle among children can help address the cause of rising childhood obesity. अच्छा, मतलब कि हम लाइफ स्टाइल अगर हेल्दी कर देंगे तो हो जाएगा, मतलब एक्टिव कर देंगे। तो कौन सी एक्टिव लाइफ स्टाइल करें? बेग स्टेटमेंट है, सी वाला ज़्यादा सही लग रहा है। फिर भी जो है ना आपको लग रहा है तो इसे पैसेज पढ़ लीजिए। 35 वाला पढ़िए। इसको ट्राई किए थे? हाँ भाई, टोटल 300 है, और यहाँ पे 220 दिया है कॉफ़ी वाले का, और 150 दिया है मसाला टी वालों का। तो कितना हो गया? 370 हो गया, यानी 70 लोग ज़्यादा हो गए, यानी 70 दोनों में कॉमन है। तो 220 में 70 घटा दीजिए, 150 बचेगा। कमाल की बात है यार। कोई बात नहीं। 36 वाला ट्राई किए थे? करना भी नहीं है। 37 वाला भी नहीं करना है भाई, नहीं करना है ना। सही था आपका? अच्छा, मैंने नहीं किया था। ठीक, कोई बात नहीं, अच्छा किए थे सब पे। मैं सोचा ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको पढ़ाई नहीं एक्चुअली। 38 वाला कितना बताइए? 38 नहीं किए थे, करना चाहिए था। डाटा सफिशिएंसी मैं नहीं छोड़ता, मेरे को तो बिल्कुल जो है ना महारत हासिल है डाटा सफिशिएंसी, मैं नहीं छोड़ता। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोथ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 2 to power x इज फैक्टर 48 है। 48 का 2 to power x है, यानी 48 के वो सभी फैक्टर आपको लेना है जो 2 के मल्टीपल में है। तो क्या हो सकता है? 2 4 6 8 12। तो ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर आ गए। अब फिर से वाला है कि 3y जो फैक्टर आप 81, तो 81 के सारे फैक्टर लेना है जो 3 के मल्टीपल में हो। तो 3 9 ऐसे बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे। 27, यानी अकेले एक से आंसर नहीं आएगा, हमको दिख रहा है भाई, बहुत सारे जाएंगे। सेकंड बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है, यानी वो नंबर 4 से ही स्टार्ट होगी। 2 3 से तो 4
हो नहीं सकती, है ना। तो ये बताइए कि मैं 4 एक कम 4 कर लूँ, ये आ गया। लेकिन आज एक कंडीशन और यहाँ पे लगाया है कि x शुड बी ग्रेटर देन बाय। देखिए 4 दूनी 8 है, ये हो गया 4 3 12, तभी हमारे पास बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। दोनों को मर्ज करने पर भी आंसर नहीं आएगा इसका आंसर डी हमको दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि आपका नंबर सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए डाटा सिबिलिटी क्या है ना, इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिए। हम लोग अभी इसको बाद में करेंगे डिस्कस डाटा सिबिलिटी को और अच्छे से। 39 वाला बताइए। ये किया था, ये सही था। हाँ भाई देखिए 6 लोग दिया है ना। अब स्टेटमेंट 1 में बात किया है 3 लोग की, उससे आंसर नहीं आएगा। स्टेटमेंट 2 में बात किया है फिर से 3 लोगों का, आर टी और यू का। आप दोनों को मर्ज कर देंगे तो 6 लोग, सारे 6 लोग आ गए, तो दोनों को मर्ज करने पर तो आंसर आ ही जाएगा ना। काम इसकी बात है, मैं इसे लगाया था इसको आंसर को। चलिए 40 वाला बताइए। करना चाहिए था, ये जी क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल है, आप फिट करेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए से जेड तक क्या है ना, उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। ए से जेड तक है तो उसको 2 पार्ट में, ए से एम और फिर एम से जेड है, तो ए और एम को ना रिवर्स कर दीजिए, यानी एम को 1 लिख दीजिए, फिर उसको बैक जाइए। और जो एम से जेड है ना, तो उसमें से जो प्राइम नंबर है ना, जो सबसे बड़ी प्राइम नंबर है उसको पहले लिखिए, फिर सबसे छोटी है उसको लिखिए, फिर सबसे छोटी उसको लिखिए, फिर जो है ना फिर जो प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर बची ना उसको फिर सीधे लिख दीजिए। आप फिर जो है ना जो बोल रहे उसको कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जिसका जो है ना यस मेरा आ गया था। हाँ, थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। 41 वाला पढ़िए। A mass nationalist movement in India become possible only because of the widespread reach of the nationalist newspaper. ओनली हटा दीजिए, बी वाला। Print media was used by both Indian and British journalists to propagate their viewpoints. तो ये सेंट्रल आइडिया कैसे हो सकता है? पास्ट की बात कर रहा, बोला सेंट्रल आइडिया, हटाइए। 3rd Print media, particularly photojournalism, have played a vital role in strengthening India's nationalist. देख ले, ये बोल रहा कि रोल प्ले करता है। हाँ, तो सही हो सकता है, डी वाला देखिए। While text appeal to cognition, images tend to appeal more strongly to human emotion. फिर कंपेयर कर दिया, सी वाला जाऊंगा मैं, क्योंकि सेंट्रल आइडिया मतलब होता है क्या, उसका मेन क्रक्स है, उसका मेन क्या कुछ मैसेज क्या रहा है। नेक्स्ट देखिए। Marine species have altered their behavior in response to the presence of plastic in the ocean. हो सकता है। सेकंड वाला। Seafood may become contaminated as marine species increasingly ingest plastics. ठीक है, ये भी हो सकता है। 3rd As plastic is proven to be useful to marine species, its presence in the oceans may no longer ये be a लो, problem. कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी यार। क्या है यार, मतलब यार नौटंकी बनाया हुआ है। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि ए और सी साफ हो गया, और चौथा सही है, क्योंकि चौथा दोनों में कॉमन है। हाँ ठीक है। और चौथा क्या बोल रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक इन द ओशन में हैव अनफोर्सीन इम्पैक्ट ऑन मैरीन, मतलब कि प्लास्टिक होने से क्या है ना, मैरीन इकोसिस्टम में इम्पैक्ट पड़ सकता है। चौथा सही है। अब बताइए 5वां क्या बोला, प्लास्टिक पोल्यूशन जब परसिस्टेंट प्रॉब्लम विथ नो नोन सोल्यूशन। ऐसा नहीं भाई, सोल्यूशन कुछ सारे आ गए हैं, थोड़ा बहुत है, हटा दीजिए 5वां। तो हमारे पास क्या बचा है, बी बचा है 1 और 4। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन की हेल्प लिया है। नेक्स्ट पढ़िए 43। Since investment in capital asset is more productive than cash transfer, कंपेयर कर, हटा दीजिए इसको। नेक्स्ट है government should adopt a hybrid approach that balance short-term welfare basis with long-term economic. आप तो इसको कंक्लूजन में लिखते थे जब मैं काफी चेक करता था, तो ये सही हो सकता है। 3rd वाला पढ़िए। Cash transfer by government should be used as a tool to restore regional growth. अच्छा, कैश ट्रांसफर को बहुत सारी कमेटी बैन कर रही है, बोल रहा कि उसको सूट भी यूज्ड है। कौन अटैक प्रमोट करेगा इसको, हटाइए 3rd वाले को। Cash transfer should be subject to an annual scheme to prevent fiscal strain. नहीं, सबसे बेस्ट है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बैलेंस करो, बी नंबर होगा इसका आंसर। जानते क्या है, जो आदमी जितना सोशल है ना समाज में, उसका पैसे उतना ज़्यादा सही होगा। आप अपने इंडिया को समझिए, सोशल की इंडिया की क्या डिमांड है, अपने आप आंसर आ जाएगा। 44 देखिए। Exposure to the social media at a young age should be completely. ये लो कंप्लीटली, बी पढ़िए। Social media platforms should incorporate
of overstimulating young children developing brains. एज सेंसिटिव डिजाइन, ठीक है, हो सकता है, अभी हमको नहीं पता। सी वाला पढ़िए। The access to algorithm-driven short duration content should be moderated to protect the healthy brain development. चिल्ड्रेन एक्सेस टू एल्गोरिदम ड्रिवन शॉर्ट ड्यूरेशन कंटेंट शुड बी मॉडरेटेड। बोल कि मॉडरेट करो, ज़्यादा रेडिकल मत बनाओ, या फिर ज़्यादा बैन ना करो। ये सही हो सकता है, ज़्यादा सही लग रहा है ये। डी वाला देखिए। Adults have fully developed brains, so they may not be susceptible ये to लो, the impact of मतलब उनके पास इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, बोल रहा है। डी हटा दिए। अब देखिए बी और सी में क्या है, कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। बी और सी में कन्फ्यूजन हो सकता है। पर ये देखिए सी बी में क्या बोला है कि सोशल मीडिया शुड बी इनकॉर्पोरेट एज सेंसिटिव डिजाइन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवर स्टिमुलेटिंग यंग चिल्ड्रन सो ओवर डेवलपिंग ब्रेन्स है। मतलब कैसा डिजाइन ही कर दो। अस्सी वाले में बोल रहा है कि क्या है ना कि उसको मॉडरेट करो, तो ज़्यादा सही लग रहा है, मॉडरेट करो। हाँ, तो इसलिए सी वाले के साथ जाऊँगा मैं। फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप इसको पढ़ लीजिए। हालांकि इस पैसेज को मैंने पढ़ा था आंसर देने के लिए, क्योंकि मैं बी और सी में कन्फ्यूज हो गया था। 45 चलो नहीं लीजिए। यहाँ पे मैंने ऑप्शन की हेल्प लिया है, मैंने एक्स वाई नहीं माना है। पढ़िए क्वेश्चन। two candles of equal length are lit at noon. One candle takes 8 hours to completely burn, while the other takes 4 hours to completely burn. At what time will the slower burn? Burning candle be exactly twice as long as the fast अब देखिए burning one. हम दो कैंडल है, उनकी इक्वल लेंथ है, ठीक है ना। सबसे बड़ा हिंट है यहाँ पे। दो कैंडल है, उनकी इक्वल लेंथ है, लेकिन लेंथ कितनी है हमको नहीं दिया है। तो बताइए 4 वाट का एलसीएम कितना होगा? 8। तब उसकी लेंथ 8 मान लीजिए, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों कैंडल की जो लेंथ है ना वो 8 है। ध्यान रखिएगा, दोनों की लेंथ जो है ना 8 है, ठीक है। ये बताइए, तो एक कैंडल जो है ना दूसरे कैंडल की हाफ स्पीड से है ना, तो यानी मतलब एक कैंडल जो है ना 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में कितना 2 मीटर बर्न करती है, और एक कैंडल 1 घंटे में 1 मीटर बर्न करती है, ठीक है। मतलब कि एक कैंडल को 8 घंटे लगेगा तभी ना, चूँकि एक घंटे में 1 मीटर बर्न कर रही है, और एक कैंडल जो दूसरी है लेंथ सेम है, उसको वो 1 घंटे में 2 मीटर बर्न कर देती है। समझ में आपको ये? हाँ, अब देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, 2 बजे, मतलब 12 बजे से स्टार्ट किया नून से। तो ये बताइए 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटा हुआ, तो 2 घंटे में जो फास्टर कैंडल है वो 2 घंटे में 4 यूनिट बर्न कर देगा। बचा क्या? 4 यूनिट है। अब जो लेसर वाला है ना वो 2 घंटे में केवल 2 यूनिट बर्न करेगा। बचा क्या? 6। 4 और 6 क्या डबल है? नहीं, यानी 2 बजे तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। 2:30 बजे देखते हैं। 2:30 बजे जो फास्टर वाला है ना वो बर्न करेगा 5 यूनिट है। बचेगा क्या? 3। अब जो लेसर वाला है ना वो करेगा 2.5, बचेगा क्या? 5.5। ये तो 3 और 5.5 डबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। 3 के जब 3 का 3 यानी 6 घंटे, मतलब 3 यानी 3 घंटा, तो फर्स्ट वाला करेगा 6 यूनिट बारने, अब ये करेगा कितना? 3 यूनिट बारने, यानी बचा कितना इसका बचेगा 5 यूनिट, इसका बचेगा 2 यूनिट। ये भी डबल नहीं है, तो बचा क्या? ऑप्शन सी होगा, सी आंसर होगा इसका। मैंने ऐसा लगाया था। कभी कभी क्या है ना, ऑप्शन की बेल पे लगा लेना चाहिए, हाँ आंसर आ जाएगा। देखिए एग्जामिनर क्या है ना, माइंड से चेक कर रहा है आपका कि क्या आपको इतना बेसिक आइडिया है। सिंस यू आर गोइंग टू बिकम एन IAS, हमेशा ध्यान रखिएगा। 46 वाला ट्राई तो नहीं किए थे? किया था, लेकिन नहीं लगाया था। सही है आपका? गलत है। गलत किए थे, आपको 3.5 नंबर गया। 47 वाला बताइए। हाँ, ये पूछ मैं देखिए कैलेंडर वाले क्वेश्चन में ये मेरी स्टाइल है कि क्या है ना कि जब क्या है ना कि हमको डेट और मंथ दोनों पता हो तभी आंसर आएगा। ये बोल रहा है कि 5 मंडे है, कौन सा मंथ है हमको नहीं पता है। सेकंड वाले में बोल रहा है ये मंथ कौन सा है हमको नहीं पता, आंसर नहीं आएगा। मैं इसको देखती मारी 30, ये PYQ UPSC का हम लोगों ने डिस्कस किया था। 48 देखिए, ब्लंडर किए थे, और जबकि इस टाइप क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, लोग XYZ मानते हैं, मैं कुछ नहीं मानूंगा। पढ़िए क्वेश्चन। Article ABCD are ABCD. These articles are sold at profits of 10%, 25%, 35%, 45%. With the overall net profit on all 4 articles together is 30%. Which of the following ratios A is to B is to C is to
not possible. जानते क्या है, इसको 30% देने की ज़रूरत नहीं है ओवरऑल प्रॉफिट। जानते क्यों? क्योंकि 15, 25, 35 और 45 है, इन सब का जब एवरेज निकालेंगे तो ऑलरेडी 30% ही आएगा। ध्यान रखिए, परसेंटेज का एवरेज हमेशा जो है ना सेम रेट से बढ़ता है। मैं आपको पहले ही बताया था फोरामास के क्वेश्चन में ही। ये बताइए, ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना हम ऑप्शन की हेल्प लें। और मैं को बताया हूँ कि रेशियो वाले क्वेश्चन को हमेशा जोड़िए यहाँ पे। चलिए फर्स्ट वाले को जोड़िए, कितना आएगा? 12 है, ठीक है। सेकंड वाले को जोड़िए, 4, 5, 6, 6 आया। थर्ड वाले को जोड़िए, 17, फोर्थ वाले को जोड़िए। 12, अब बताइए इनमें कौन डिफरेंट है? 17 एक प्राइम नंबर है, वो किसी से डिवाइड नहीं होगी, और रेशियो हमेशा किसी से डिवाइड होता है। हाँ, लगा दीजिए। आपको लगेगा कि क्या हमेशा होता है? हाँ हमेशा होता है, चेक कर लीजिएगा। रेशियो शुड ऑलवेज बी डिविजिबल। 17 है, वो प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। और क्वेश्चन तेजी बोल रहा है ना कि कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ ये है, तो मैंने एग्जैक्टली ऐसे किया था। ये चूँकि ऐसे क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ ना, इसलिए मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि ऐसा करता है यूपीएससी। और आप लोग किए कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा होता है। 49 वाला ट्राई कीजिए, ये तो बन गया होगा। आवाज़ नहीं आ रही आपकी? बन गया था। हाँ ठीक है। 50 वाला नहीं बना था, नहीं किया था। इसको करना भी नहीं है। अगर 1 मिनट के अंदर नहीं आया ना आंसर, मतलब कि 10 सेकंड के अंदर ना छोड़ दीजिए क्वेश्चंस को। हालांकि इसमें किया क्या है ना, चूँकि मैंने खुद छोड़ा था, मैं आपको आंसर देखने के बाद बता रहा हूँ कि क्या है ना, किसने क्या है ना आपस में मल्टीप्लाई करके फिर ना एक एक जोड़ा है, पता नहीं, हटा दीजिए इसको भाई। ऐसे क्या है, दिमाग में काम नहीं करते उस समय, हटाइए इसको। चलिए 51 वाला तो पढ़िए। A fixed schedule of work helps in being more productive rather than having flexible working hours. ये तो फिर कंपेयर कर दिया ना, देन हटा दीजिए इसको। सेकंड वाला, Flexible working schedule often blurs the boundaries between work and life. लेकिन ये सेंट्रल आइडिया नहीं हो सकता, ये केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हटाइए। थर्ड वाला, Flexible work schedule is more draining as the work कंपेयर is expected to कंपेयर कर दिया। डी वाला पढ़िए। although flexible work schedule may seem advantageous for the employee, it is not so in practice. हाँ देखिए, जिसमें आल्दो या फिर है ना ऐसे बड़ लगा देना, मतलब ऐसा होता है पर ऐसा है नहीं, तो जनरली सही होता है पैसेज वाले क्वेश्चन में। आप देख लीजिए, मैंने आपको 3-4 पैसेज ऐसा बताया जहाँ पे आल्दो बड़ लगाया है कि ऐसा होता है वैसा नहीं है, मतलब बैलेंस करने की ट्राई करा कि ऐसा आपको लगता है वैसा नहीं है। हाँ तो जनरली वही होते हैं। आप इसको थोड़ा रूल को पकड़िए, ये इसका आंसर डी होगा बेसिकली। नेक्स्ट पढ़िए 52। Growing antibiotics resistance may have grave consequences for public health. में हैव ग्रेव कंसिक्वेंस हो सकता है, पर थोड़ा फिर भी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव बढ़ चुकी है ग्रेव, लेकिन फिर भी ठीक है। सेकंड पढ़िए, Antibiotic used by humans डज नॉट प्ले does not रोल। play a role. लो करता ही नहीं है, हटा दिए बी वाले को। थर्ड वाला, The rapid spread of antimicrobial resistance could soon make it possible to control. ये लो इम्पॉसिबल। डी वाला पढ़िए, Excessive antibiotic use in agriculture allied activities driving antibiotic resistance across the world. अब देखिए ए और डी में ज़्यादा कंप्रेहेंसिव कौन है? एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स यूज इन एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज इज ड्राइविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए तो एग्रीकल्चर में यूज करेंगे तो जाएगा एनिमल में, एनिमल से ह्यूमन में, तो ज़्यादा ये चैन क्रिएट कर रहा है, ज़्यादा वेटेज इसका है बेसिकली। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि केवल जो है ना ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये कौन सी बड़ी बात है भाई? अगर राइटर कुछ बोलना चाहेगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन देगा ना। इन्फॉर्मेशन डी वाले में दे रहा है कि अगर हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं अलाइड एक्टिविटीज में, तो कहने को ना बाद में अक्रॉस द वर्ल्ड जो है प्रॉब्लम बन रही है। तो यानी कुछ नया इन्फॉर्मेशन देना चाहता है राइटर, वो इन्फॉर्मेशन वो डी में है, तो कहने ऐसे भी कभी कभी सोचा करें। यहाँ पे 53 वाला ट्राई किए थे, करना भी नहीं है। 54 गलत किए थे। आप डर गए हो कि भाई इसमें बहुत सारा लिखा है ना, कुछ नहीं लिखा है। पढ़िए क्वेश्चन को। In the addition given below, each letter represent a distinct non-zero. हाँ बस ये रखना है कि सारी नंबर अलग अलग होनी चाहिए, और वो भी नॉन जीरो डिजिट, मतलब कि 1 से स्टार्ट करना है, 1 से 9 तक है। ठीक है,
ध्यान रखना, ये प्रश्न काम आएगा। 1 से 9 तक ही नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन जेड टेक, तो मतलब जानते क्या है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े ना तो ये बोलना चाहता है ये कि x को y के साथ जोड़ने पर हमको z लाना है। ध्यान से पढ़िए, x बाई एक्स प्लस बाई एक्स बाई इक्वल टू जेड जेड जेड। इसका मतलब क्या है कि x को y के साथ जोड़ने पर हमको z चाहिए। समझ में आपको ये? अब ठीक है, अब हमको वो नंबर डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये बताइए, हम मिनिमम 1 से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं ना, x की वैल्यू तो 1, तो फिर हमको y का 2 लेना पड़ेगा, तो z का 3 मिलेगा, यानी z की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी हमको? 3। तो फिर चले जाइए 9 तक, तो 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4 से ज़्यादा आंसर इसका डी होगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। लोग या तो क्वेश्चन को समझे नहीं हैं, या तो फिर उनका जो है ना मैथ कमज़ोर है। दो रीजन हो सकते हैं शब्दों को न लगाने का। समझ में नहीं है आपको? 55 वाला ट्राई किए थे, नहीं करना है। 56 तो ट्राई किए होंगे, बन भी गया होगा। हाँ, ये बेसिकली क्या है ना कि हाफ 4 को -1 कर दिया है और हाफ 4 को +1 कर दिया है, बस हो गया। 57 ये लो, ये भी आसान क्वेश्चन था। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ डिवीजर लीव्स अ रिमाइंडर 24। तो मैं तो कहता हूँ भाई कि क्यों लेना है हमको रिमाइंडर 24 हैं? अब फिर बोल रहा है कि व्हेन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर डिवाइडेड बाय द सेम रिमाइंडर द 11, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिवीजर? लगा लेते हैं मेला। सबसे बेस्ट तरीका ही ये मनीष की स्टाइल है कि आप ऑप्शन की हेल्प ले लीजिए, और ऑप्शन में जब मैं लेता हूँ ना तो सबसे छोटी सबसे बड़ी हटा देता हूँ। सबसे बड़ी यहाँ पे 39 है, सबसे छोटी 30 है, तो मैं 37 से स्टार्ट करूँगा। तो मान लेते हैं कि वो रिमाइंडर 37 है। ये बताइए, जब रिमाइंडर 37 होगा तो वो नंबर कितनी हो जाएगी? 24 प्लस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 7 4 11, और ये 61 हो गई। अब बोल रहा है कि उस नंबर को डबल कर दो, यानी 61 गुणे कितना हो जाएगा? 2 चक्का 12, 122 है। अब 122 को जो है ना फिर से डिवाइड कीजिए 37 से, तो देखिए क्या रिमाइंडर आएगा? 11 कीजिए, 122 डिवाइड बाई 37 कीजिए डिवीजन। 122 डिवाइड बाई 37, देखिए 11 रिमाइंडर आएगा। अगर आएगा तो मतलब हमारा आंसर सही है। हो गया, आंसर आ गया। तो क्या है ना कि आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूँ यार, पता नहीं कहाँ गलती कर रहे हैं आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 58, इसको ट्राई नहीं करना है। 59 वाला ये मैंने करा था, बाकी मैंने 3 की पावर 70 करा था। अरे 11 की पावर 28। ये बताइए, ऐसे लोग कहते हैं ना कि भाई मुझसे कंपेयर मत करो, अपनी पहले औकात देखो। तो क्या ना, जब कभी कंपेयर कीजिए ना तो पहले क्या है ना, नंबर की औकात देख लिया करें आप। अगर मैथमेटिकल टर्म में बोलूँ तो उसका बेस और एक्सपोनेंट देख लीजिए। ये बताइए, यहाँ पे बेस सबका अलग अलग है और एक्सपोनेंट भी सबका अलग है, लेकिन देखा है बेस को यहाँ पे इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपोनेंट को इक्वल कर सकते हैं। जितने भी ये एक्सपोनेंट द पावर, जितने भी पावर है ना वो सब 14 के मल्टीपल में है। तो लगा लीजिए मेला, तो यानी 14 से 58, यानी ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 7 और फिर 14 और 3 70, यानी 14 5 70, यानी 3 टू पावर 5 और 14 और 14 3 42, यानी 5 टू पावर 3 फिर 14 और 11 को 14 28 है, 11 टू पावर 14। अब हमको दिख रहा है भाई कि 2 टू पावर 7 मतलब क्या होता है? 2 टू पावर 7 मतलब 128 होता है। और 128 का 14 पावर है, और 3 टू पावर 5 इक्वल टू कितना होता है? 243 होता है, और इसका होगा 14 पावर। तो ये तो सबसे बड़ा दिख रहा है हमको। और जो है ना 5 का कितना होता है? 125 होता है, 125 का 14 पावर, और 11 का कितना होगा? 121 होगा। तो 121 का तो सबसे छोटा क्या है? इसका आंसर डी है, चूँकि 121 आ गया वहाँ पे, फिर 125 आया है, फिर 243 आया है। तो इसका देखिए क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना कि आप या तो पावर को इक्वल कीजिए या फिर बेस को, लेकिन यहाँ पे बेस को इक्वल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए क्या है ना, यहाँ पे देखिए कि है ना कि ये क्या मैं पावर को इक्वल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब 14 के मल्टीपल में है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे जानेंगे एग्जाम हॉल में? नंबर से सब स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई
14 के मल्टीपल में है। नेक्स्ट पढ़िए 60, इसको अटेम्प्ट नहीं करना है 60 वाले को। 61 वाला पढ़िए। Worker in the white collar jobs are increasingly being treated as a commodity. ये तो कार्ल मार्क्स भी बोल के गया है। आजकल जो वर्कर है ना वो बिल्कुल है ना कम्युनिटी की तरफ ट्रीट किए जा रहे हैं, ना कोई रिस्पेक्ट है, बस काम करो मशीन की तरह है। हो सकता है फर्स्ट वाला सही। सेकंड वाला पढ़िए। As the conditions of the white collar worker deteriorates, blue collar workers may be relatively better off. फिर कर दिया कंपेयर, हटा दीजिए सेकंड वाले को, फर्स्ट सही है। मुझे कंपेयर से एलर्जी है बेसिकली। 62 वाला पढ़िए। Heat stress is best understood by considering the आपकी आवाज़ नहीं आ impact रही। of heat stress is best understood by considering the combined impact of heat and humidity. सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है, ठीक ना? ठीक है, हो सकता है ये, अभी पता नहीं है। फिर बी वाला Humans are better suited to कंपेयर कर hot दिया, and dry climate. कंपेयर कर दिया, हटा दीजिए। सी वाला As climate change makes the weather hotter and the more humid, human survival may be increasingly at risk. हाँ, ये नहीं बोल रहा है कि ह्यूमन सर्वाइवल विल बी, मतलब होगा ही होगा, बोल रहा है कि मे बी, तो हो सकता है। हाँ, अब ऊपर से ये वाला देखिए आप, बोल रहा है बेस्ट अंडरस्टूड, मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा है, मतलब कि और फैक्टर खराब है, केवल यही बेस्ट तरीका है। सी वाला लगाइए, ज़्यादा सही लग रहा है। 63 ट्राई किए थे, किया था, बन गया था। बन गया था। ठीक है, वही है कि ऐसे कुछ क्या है ना कि बस दिमाग क्लिक करके ठीक है। यहाँ पे किया क्या है ना कि 2 3 5 और फिर है ना, फिर 2 3 6, तो 6 5 30 ऐसा किया है, मतलब अपन दोनों को जोड़ा है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को वो कर दिया है, बस हो गया। नेक्स्ट पढ़िए 64। नहीं किया था। करना भी नहीं है, 4 लाइन से बड़ा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है। अगर वो मैथ का है तो, अगर ओरिजिनिंग का है तो कर सकते हैं। 65 किया था। आसान ही क्वेश्चन रहता है। चलिए 66 किया था मैंने, बट ये मैंने लगाया था 6 लगाया। गलत किए थे, इसको मैं नहीं किया था, मुझे पता चल गया था भाई कि इसमें झमेला होगा। 67 किया था, सही था। हाँ, फर्स्ट वाला क्या है ना, स्टेब्लिश ट्रूथ है। किसी भी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर को आप जो है ना प्रोडक्ट कर लीजिए और उनमें से एक जो है ना बढ़ा दीजिए तो हमेशा परफेक्ट स्कोर, ये रूल है, मतलब जो है ना ये एस्टेब्लिश ट्रूथ है, यूनिवर्सल रूल है। इसको आप अपने डायरी में लिख लीजिए जाके। हाँ, और सेकंड बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट नो सेट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर सच दैट देयर सम इज आल्सो प्राइम नंबर। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं भाई? 3 5 11 है तो प्राइम नंबर, तो कुछ भी बोले जा रहा है ये, तो पर सही है। 68 किया था, बट गलत है ये। ये लो, ये बताइए, ये बोल रहा है कि देखिए आपको मतलब इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ये बोल रहा है कि इज ए ग्रेटर देन बी, मतलब हमको आंसर या तो यस चाहिए या फिर नो में क्लियर आंसर चाहिए। फर्स्ट वाला बोल रहा है कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी, तो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, तो 2b इज ग्रेटर देन 0, यानी b इज ग्रेटर देन 0, ये कन्फर्म है। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से हमको ये पता चला है कि b जो है ना 0 से बड़ा है, यानी b की वैल्यू 1 हो सकती है या फिर जो भी हो सकती है, पर 0 से बड़ा है, कन्फर्म है। लेकिन एक के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला, यानी अकेले 1 से आंसर नहीं आएगा। सेकंड बोल क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, लेकिन हमको पता है कि स्क्वायर की वैल्यू चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव ले, है ना, तो हमेशा रिजल्ट उसका पॉजिटिव होगा, तो हमको इससे भी आंसर नहीं ला सकते हैं। अब मत कीजिए, अब हमको क्या है ना, हमको फर्स्ट वाले से ये पता चला है कि बी बड़ा है, और यहाँ पे ये ऑलरेडी दिया है कि ए स्क्वायर छोटा है, तो दोनों को मर्ज करके आंसर तो आ ही जाएगा ना, हमको दिख रहा है, यानी सही है सी वाला। ये है बेसिकली, और इस टाइप क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2024 का PYQ है बेसिकली, नॉट यही क्वेश्चन बट इस टाइप क्वेश्चन पूछा है उसने बेसिकली। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, अपने से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग कल इसको फिर देख लेंगे। नेक्स्ट वाला पढ़िए 69, ये तो बन गया होगा, बेसिक क्वेश्चन है। 70 वाला ट्राई नहीं करना है। 70 वाला ट्राई नहीं करना है। आगे पढ़िए 71 वाला। कंपेयर कर दिया है, हटाइए
फर्स्ट वाला, सेकंड पढ़िए। Integrations of the MPSC with UPI linked credit system. अपॉर्चुनिटी, ये जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बोले ना तो बस उसमें यह है ना कि अलर्ट हो जाया करें कि ये सही हो सकता है। पर फिर ये भी थर्ड वाला पढ़िए। MPFC with UPI linked credit system could play an important role in the development of MSMEs. एनबीएफसी बेसिकली यूपीआई कोड प्ले इंपॉर्टेंट प्ले रोल, क्यों? बिना इसके प्ले रोल नहीं कर सकता है। और वैसे जो एनबीएफसी है ना, यूपीएससी ने इसको ये माना है कि जो एनबीएफसी है ना, ये क्या है ना कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ को नहीं बढ़ाता है, चूँकि ये नॉन बैंक है। हाँ, तो ये थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए। डी वाला पढ़िए। Easy access to credit is an important enabler of economic growth. तो समरी कैसे हो सकता है? समरी ये है, इंटीग्रेशन ऑफ एनबीएफसी विथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट सिस्टम प्रेजेंट इन अपॉर्चुनिटीज़। ये बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है जो यूपीआई से लिंक होगा। तो हालांकि सी वाला भी यही बोल रहा है, और उसमें इफ़ लगाया है कि इफ़ करेगा तभी होगा, तो थोड़ा सा वो नेगेटिव चला गया है। तो बी वाला ज़्यादा कंप्रिहेंसिव है बाय द वे। नेक्स्ट पढ़िए 72। The functions of the legislature and the executive should be clearly demarcated to avoid encroachment of one area into the domain of the other. अच्छा, तो फिर इंडिया ने क्यों नहीं किया क्लियरली डिमार्केटेड? इंडिया क्या पुलिस था? बी आर अम्बेडकर क्या पुलिस थे? उसमें पूरे वर्ल्ड में उनका नाम आता था बी आर अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। वो लोग डिमार्केट का तो होगा ही नहीं, हटा दीजिए फर्स्ट वाला। सही statement है ये वाला। ये सही है। नहीं, ये सही नहीं होना चाहिए, सही नहीं होना चाहिए। सेकंड वाला पढ़िए। Excessive delegated legislations could undermine democratic accountability. हाँ, अब जैसे मान लें कि लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है, अगर ये काम दे देंगे किसको? ब्यूरोक्रेटी को, तो फिर तो भाई जो है ना ये गलत बात है ना, क्योंकि हमने किसको इलेक्ट किया है? एमपी एमएलए को, और आप लॉ बनवा रहे हैं किससे? ब्यूरोक्रेट से। उनका काम इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो काम सेकंड सही है। फर्स्ट वाले को मैं सही नहीं मानूंगा। 73। Core feature of a constitutional democracy and parliamentary supremacy. ये तो कभी होगा नहीं। Exercise of legislative power through delegated legislation by the executive. इसका तो विरोध कर रहा है राइटर। थर्ड वाला पढ़िए। Sovereignty of the people exercised through their elected representatives. प्रियम्बल बोलता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, यही होगा इसका आंसर। फिर 74 अटेम्प्ट करना नहीं है, ठीक ना? 75 अटेम्प्ट करना नहीं है, 76 अटेम्प्ट करना नहीं है, 77 भी अटेम्प्ट नहीं करना है, मैंने नहीं किया था। 78 करना है, आप किए थे? नहीं किया था। पढ़िए क्वेश्चन। The monthly saving of Raj was 20% of his monthly salary. His salary increased by 20% and expenses. आवाज़ नहीं आ रही आपके। The monthly saving of Raj was 20% of his monthly salary. His salary increased by 20% and expenditure increased by 25%. What is the change in his monthly saving? चलिए, राज को हटा दीजिए, प्रियंका को लाता हूँ मैं, देखें कैसे आसान है। मान लीजिए कि आप प्रियंका हैं, ठीक है? आपकी सैलरी केवल 100 रुपये है, ठीक है? शुरुआत में 100 रुपये है, ठीक ना? आप जो है द मंथली सेविंग ऑफ द राज बाज 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। सेविंग आप 20% क्या कर रहे हैं इसमें? सेविंग कर रहे हैं, 20%. यानी खर्चा कितना कर रहे हैं आप? 80, 80 रुपये. ठीक है? अब बोल रहा है कि ही सैलरी इंक्रीज बाय 20%, यानी आपकी सैलरी हो गई है 120 आप 100 से, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%, यानी 80 का 25 पता है कितना होगा? 80 का 25 30 होगा। 20 तो हो गया 100 हो गया ना। तो अब भी जो है ना 20% ही सेविंग कर रहा है ये, और पहले भी 20 ही कर रहा था, यानी नो चेंज है। डी आंसर होगा इसका। तो देखिए मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। देखिए क्या है ना कि जो मैंने आपको तरीका अभी बताया है ना पिछले 1-1.5 घंटे में, 1 घंटे में शायद, तो क्या है ना कि मैं आपको वो बताया हूँ जो मैं खुद ऐसा फील करता हूँ। हाँ, पैसेज मेरे 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं चूँकि मैं पैसेज को नहीं पढ़ता हूँ, फिर भी क्या है ना कि मेरी एक्यूरेसी बन जाती है, चूँकि मैं वही टाइम निकाल के मैं मैथ में दे देता हूँ। मैं 20 से 22 क्वेश्चन करता हूँ मैथ में,
और वो भी पिकअप करके, जैसे मैं आपको बताया हूँ कि मैं क्वेश्चन पिकअप करता हूँ। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा ना, आपका 80+ आ ही जाएगा, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो ये आपको अप्रोच फॉलो करना है।